हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाला है अपना अध्याय जिसका नाम है अखबार में नाम। तो बच्चों, कहानीकार यशपाल ने इस कहानी में मनुष्य के नाम कमाने की अथाह लालसा को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही यह भी बताया कि आज के समय में व्यक्ति नाम कमाने के लिए गुरुदास की तरह दोनों तरफ के बीच में ही फंसा रहता है। वह स्वयं को एक साधारण निराशावादी तथा उपेक्षित महसूस करता है। तो बच्चों, जून का महीना था, दोपहर का समय और कड़ी धूप थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चबूतरा पूरा कर दूसरा आरंभ किया ही था कि अनंतराम गिर पड़ा। मास्टर साहब ने पुकारा, हॉल्ट! लड़के लाइन से बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया। 2-3 लड़के अपनी कॉपियां लेकर अनंत को हवा करने लगे। अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंतराम के सिर पर हाथ फेर कर पुचकार कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी एक टांगा ले आया। 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंतराम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में अनंतराम से 2 लड़कों के बाद था। यह घटना हो जाने के बाद वह सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। वह भरकर उसने सोचा सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती। कक्षा में भी गुरदास की कुछ ऐसी हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते थे कि कहीं कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में यह होड़ चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा होता है। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कॉपी में गड़ा देता। उंगलियों पर गुणा और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और 2-3 पल की देर यों भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को और डांटते तो खलीक और महेश का नाम लेकर। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का भी। गुरदास बेचारे का कभी नहीं। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कोई डांट डपट के प्रति निर्वध होने के कारण बेंच पर खड़े कर दिए जाने से लोगों की नजर में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। शेरशाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयां और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी। वे अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े सर पर दौड़ाता हुआ देखता। इतिहास को यूं मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद न रहते थे, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखों और सन का कोई स्थान न था। परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारे जाने का समय न आता। सबके सामने उसका नाम पुकारा जाता, सुनने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। इस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्राय यह कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मर जाते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। गुरदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता। गुरदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर से साधारण क्लर्की करते थे। कभी कह देते कि उसका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास कक्षा और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव ना कर पाता। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास की नाम कमाने की महत्वाकांक्षा उग्र होती चली गई, अर्थात ये उत्तेजना उसके अंदर बढ़ती चली गई कि किस प्रकार नाम कमाया जाए। परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ती थी, अर्थात ऐसा लग रहा था कि उसका सपना साकार ही नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता कर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन जाता। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर यह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में किसी का भी तो नाम कभी अखबार में नहीं छपा,
तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपना आयु भर का संचित गुप्त धन प्रकट करके अपने नाम से स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी छपा। गुरदास आह भर कर रह गया। साथ ही अखबार में नाम छपवाकर नाम कमाने की आशा भी जाती रही। जैसे बुझती हुई चिंगारियों पर राख की एक और तह पड़ गई हो। गुरदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो केवल अवसर और साधन की कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती थी। उस साल वसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्लों में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठा हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्यूनिसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत से जोर से सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार पाने वाले ने पुकारा, आज शाम का ताज़ा अखबार, नार मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबरें पढ़िए। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा। उसके मस्तिष्क में चमक गया, ओह दुलारे की खबर छपी होगी। प्राय वह अखबार नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च कर अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान। और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराए में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया, इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अपना अपना भाग्य। एक गहरी सांस लेकर गुरदास ने सोचा, दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुख भी हुआ। फिर ख्याल आया, देखो मरते मरते नाम कर ही गया। मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया, कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए। भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया। अब सबका नाम थोड़े ही छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच ना पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। मजा तो तब है कि बेचारे बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका दे। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, उधर से उठाओ, कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वह स्वयं उठ ना पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे। उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर यह आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने सुना ही नहीं। गुरदास कूल्हे और घुटने के दर्द के मारे कहार रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात न थी। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ही ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम ही छप जाए। दर्द में ही एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम मालूम होने लगा। कल्पना में अखबार के पन्ने में अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास का हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आ गए। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतने जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी तो तुम्हारा क्या भला हो जाएगा। तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपये का प्रबंध भी कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, जैसे हम कहें तुम बयान दे देना, समझे। गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथ में गोल मोल लिपटे अखबार की ओर ही था। रह न सका तो पूछ बैठा, वकील साहब, अखबार में हमारा नाम छपा है? हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में। वकील साहब की अनुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गई। अचानक से उनकी आंखें पूरी खुल गई। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा, चाहते हो छपवा दे? हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए, आग्रह और विनय से गुरदास बोला। अच्छा, एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और एक कागज गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं, छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा। गुरदास को लंगड़ाते हुए कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब के टेढ़ी जहर का उत्तर देना सहज ना था।
आरंभ में उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते हो? जी हाँ, गुरदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने फिर प्रश्न किया। जी हाँ, गुरदास को झिझका पर उसने स्वीकार कर लिया। अगले दिन अखबार में छपा। मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपाने के लिए वह जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। गुरदास ने अखबार से अपना मुंह ढक लिया। किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता? तो बच्चों, यशपाल द्वारा लिखा गया अध्याय। आइए लेखक परिचय भी ले लेते हैं। तो यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। वह हिंदी के प्रगतिशील कथाकार थे। यशपाल ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि के साथ क्रांतिकारियों का जीवन भी बिताया था। इनकी प्रसिद्ध कृतियां उत्तराधिकारी, देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, सिंहरावलोचन आदि है। इनका निधन 26 दिसंबर सन 1976 ईस्वी को हुआ था। तो बच्चों, ये अध्याय हमें समझाता है कि बेपरवाही से किया गया कार्य हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। आइए अब अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि अखबार में नाम छपने से आपके सामाजिक जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इस तरह अखबार में नाम छपवाने से क्या लाभ? इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न, सही उत्तर पर गोले को रंगिए। पहला वाक्य, मास्टर साहब ने बच्चों को क्या करने का ऑर्डर दिया? डबल मार्च का, आराम करने का, कक्षा में जाने का, भोजन करने का। तो पहला वाला विकल्प सही है, डबल मार्च करने का। बाकी ये विकल्प आप स्वयं चुनिएगा। ख, रिक्शान भरने हैं। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। इसी प्रकार बाकी के रिक्शान स्वयं पूर्ण करें। ग, कहानी के अनुसार वाक्यों को क्रमानुसार लिखिए। अब आप सारे वाक्य पढ़िए और कहानी के अनुसार कौन सा वाक्य पहला, फिर दूसरा, तीसरा इस तरह आएगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर पाठांश यानी कि पाठ में से एक अंश निकालकर यहाँ पर लिखा गया है। इसको आपने 2-3 बार पढ़ना है। इससे संबंधित 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं जो इसी पाठांश में से आपको मिलेंगे। अब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, गुरदास को इतिहास की महत्वपूर्ण घटना व तारीखें क्यों याद नहीं रहती थी? गुरदास को इतिहास की महत्वपूर्ण घटना व तारीखें इसलिए याद नहीं रहती थी क्योंकि उसका ध्यान नहीं रहता था। उसका ध्यान केवल ख्याति प्राप्त करने की ओर रहता था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। कल्पना की उड़ान का प्रश्न आ गया है। आजकल सामाजिक प्रचार के माध्यम लोगों के जीवन में बहुत भीतर तक प्रवेश कर गए हैं और उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। यह किस प्रकार लाभदायक हानिकारक है? विचार व्यक्त कीजिए। आप बताइए किस प्रकार ये आपके लिए लाभदायक है, किस प्रकार हानिकारक है, दोनों तरह से बताना है। भाषा की बात में ऐसे 3 शब्द लिखिए। कौन से शब्द? आत्मा की रक्षा या रक्षा शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 3 शब्द लिखिए। आगे, स्वर्ण मुद्रा, जैसे स्वर्ण की मुद्रा, फिजूल खर्ची, फिजूल के लिए खर्ची। इसी प्रकार ऐसे ही शब्द आप बना के लिखिएगा। ख, अब निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता उद्देश्य को रेखांकित कीजिए। कर्ता क्या होता है? जो वाक्य जिसके ऊपर वाक्य होता है। जैसे 2 लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया, तो इसमें कर्ता क्या है? कार्य कौन कर रहे हैं? 2 लड़के, तो इसमें आएगा 2 लड़कों ने, यह कर्ता है। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों में कर्ता को रेखांकित कीजिए। ग, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़कर अर्थ के आधार पर उनके भेद लिखिए। ठीक है, वह उठ ना पा रहा था, यह वाक्य का कौन सा भेद है? इसके बारे में बताइए। यह सरल वाक्य है। ठीक है, ये विधानवाचक वाक्य कहा जाता है इसे। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों के भेद स्वयं लिखिएगा। ग, पिछले पाठों में 2 प्रश्नवाचक, विस्मयादर, निषेधात्मक और विधानवाचक वाक्य बनाकर लिखिए। प्रश्नवाचक, तुम बाहर क्यों गए थे? ठीक है, तो ये उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। बाकी के वाक्यों का निर्माण स्वयं करें। ड, पढ़िए, समझिए और लिखिए। दुर्लभ, दुर्लभतर, दुर्लभतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम। इसी प्रकार आप ये बाकी के शब्द स्वयं लिखेंगे। समास विग्रह के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। दोपहर, 2 संख्या आ रही है तो क्या होगा? द्विगु समास। तीसरा सी वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार अगले समास के विकल्प पर स्वयं चिन्ह लगाइए। विषय व संवर्धक गतिविधियों में आपको करना है बच्चों की क्या अखबार में अपने नाम के माध्यम से आप सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं? कैसे बताइए। क्या पत्रकारों को समाज को सही जानकारी देना उनकी जिम्मेदारी है? इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। सही समाचार छापना और सही खबर खोज कर लाना है। तो बच्चों, ये कहानी हमें समझाती है केवल हमें प्रसिद्धि प्राप्त करने की दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए, जिसके लिए हम किसी भी हथकंडे को अपनाएं। यह सही नहीं है। आप नियमानुसार चलिए,
सही दिशा पर चलिए, देखिए आप जीवन में ज़रूर प्रसिद्धि पाएंगे। अच्छे काम करिए, परोपकार की भावना रखिए, मदद के लिए आगे बढ़िए। देखिए आपको कौन नहीं पहचानता। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप कभी भी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए गलत तरीके को नहीं अपनाएंगे। सही तरीके को ध्यान में रखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।